दिल्ली के अलीपुर में महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाई शमशेर सिंह राणा को आमंत्रित किया और उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना SHO भी मौजूद थे। शेर सिंह राणा वो हस्ती हैं जिन्होंने फूलन देवी की हत्या की थी और अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाकर राजपूत संगठनों को सौंपी थी। बाकी शमशेर सिंह राणा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी अलग पहचान और एक अलग ही रुतबा है। ये सिंगल कर लो माला, तो माला सिंगल कर लेना। ज्ञान सिंह जड़ोदा से जो है प्रधान जी। ये अन्याय बताओ, आप एक ने भी कहा हो, एक ने भी इस्तीफा दिया हो, मैं आपको गारंटी देता हूं यदि एक भी सांसद हमारा होता वहां, एक भी सांसद, मैं 793 की बात करता, एक भी सांसद उस सारे विधेयक में आग लगा देता पूरी लोकसभा में और ये कह देता ये नहीं पास होगा। हालांकि पास हो जाता, लेकिन ये तो दिखा देता कि कोई विरोध करने वाला तो था। आज तो कोई सरकार चल रही हो, कह देंगे उनकी पार्टी कहेगी जितने भी राजपूत हैं इनसे कह दो कि आज के बाद ये पगड़ी ना बांधे, वो लागू कर देंगे। उनसे कह देंगे, इनसे राजपूतों से कह दो अपनी लड़की राजपूतों में ना ब्याहे, वो लागू कर देंगे। आपको अभी मजाक लग रहा है, लेकिन कई सरकारों ने लागू कर दिया है कि जो अंतरजातीय विवाह करेंगे उनको पुरस्कार 5 लाख, उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जाग जाओगे तो ठीक रहो, नहीं हमारा इतिहास आज बिल्कुल आखिरी। हम प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी संख्या मत देखिए, हमारा संकल्प देखिए। हम उन महाराणा प्रताप और राणा सांगा के वंशजों में आते हैं जो लाखों की भीड़ से 5-5, 6 हजार को लेकर, हम वो राठौरों के अदास हैं जो अकबर औरंगजेब के भीतर रहते हुए, जहांगीर के भीतर रहते हुए महाराजा अजीत सिंह को बचाए। हम वो राम के वंशज हैं जो लंका के सागर पर बांध बांधकर केवल 2 भाइयों के सहारे से वानरभाइयों की सेना से त्रिलोक विजेता कहता था अपने आप को रावण, 3 दिन नहीं लड़ पाया सामने उसके वंशज। यदि हम ये साबित कर सके आज के इस कठिन दौर में कि हम जिंदे हैं, तो लोग मानेंगे कि आप राम के वंशज हैं, लोग मानेंगे कि आप पृथ्वीराज चौहान के और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वरना तो लोग कहेंगे ये तो बैरूनी है, पता नहीं कैसे अपने आप को वंशज कहते हैं। ये जो क्षत्रिय समाज है भाई, ये बड़ा बेरोजगार हो गया है, तो हम इनके बच्चों को 5-5 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का कानून बना रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? तो सबसे पहले वहां से रामविलास पासवान जी खड़े होंगे, कहेंगे जी मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है, ये कानून नहीं बनेगा। फिर JDU का जो प्रतिनिधि है वो खड़ा होगा, फिर निषाद पार्टी का खड़ा होगा, फिर अपना दल का होगा, फिर JJP का होगा, फिर अकाली दल का होगा, और 42 के 42 पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो कहेंगे मोदी जी ऐसा नहीं होगा, अगर आपने किया तो हम आपसे समर्थन वापस लेंगे। वो 42 ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप उनके वोटर नहीं, आप तो उनके वोटर नहीं है। वो सारे राजनीतिक दल तो दलित समाज के उससे बने हुए, या तो OBC उससे बने हुए। तो अब आप मुझे बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, मोदी जी में इतना दम है कि वो 42 पार्टियों के नेताओं को दरकिनारा करके कानून पास कर दे आपके पक्ष में है? क्या हुआ कि आप सबने भाजपा को वोट दी, BJP को वोट दी, और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। हर इंसान किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट देता है, और भाजपा हमारी इंडिया में एक अच्छी पार्टी है। मोदी जी एक देश के अच्छे नेता हैं, मैं इस बात को भी स्वीकार करने में कोई वो नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष में क्यों नहीं कुछ हो रहा है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और इस बात को जब हम समझ जाएंगे तो जो देश की समस्याएं हैं वो भी दूर होगी, और जो हमारी निजी समस्याएं हैं वो भी दूर होगी। कैसे होगी? मान लीजिए मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि भाई इनमें से 100 के 100 लोगों ने हमें वोट दी, हमारी पार्टी को और हमारे नेता को,
अब मोदी जी को आपके ऊपर तरस आ गया, भाजपा को आपके ऊपर तरस आ गया कि भाई ये 30 साल से 40 साल से हमें वोट दे। तो मोदी जी ने कहा कि भाई एक काम कीजिए, ये क्षत्रिय समाज हमें लगातार वोट देता है इतने सालों से, तो इनके लिए एक कानून बनाइए। इनके बच्चे आजकल बड़े बेरोजगार हो गए हैं, तो इनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता इनके बच्चों को मिले, क्योंकि नौकरी हम इनको दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए एक फाइल तैयार की, अब फाइल आपके लिए बनने लगी। इतने में ही जो है उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि एक काम करो भाई, आजकल पाकिस्तान से चाइना से भी बड़ी समस्या होने लगी है, हमें आए दिन धमकियां देते हैं, तो हम एक काम करते हैं 25 राफेल फाइटर और खरीद लेते हैं। तो इसके लिए फाइल बनाओ भाई। अब दोनों फाइलें बन गई। अब दोनों फाइलें कानून कैसे बनेगी? मोदी जी जो अपने एनडीए के घटक दल है उनकी मीटिंग बुलाएंगे कि नहीं? ऐसे ही 42 पार्टियों के जो नेता हैं, एक एक प्रतिनिधि जो है ऐसे आके सामने बैठ जाएंगे और मोदी जी यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। अब एक फाइल आएगी, पहले मोदी जी कहेंगे भाई देश की सुरक्षा के लिए हम 25 राफेल विमान फाइटर प्लेन और खरीद रहे हैं, आप लोगों के क्या विचार हैं इसमें? तो सभी लोग ऐसे मेज थपथपा के कहेंगे जी हम साथ हैं। उसके बारे में विस्तार से नरोपा जी ने अपने विचार आपके सामने रखे, और जो हमारी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैं तो कहूँगा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है उसके बारे में मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा। वैसे तो आज राजनीति करने का दिन नहीं है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, और इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित भी हुए कि हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम मनाएं, जो कि हम झंडा फहरा के और अपनी नेशनल एंथम गाकर वो कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं। देखिए, जो नरोका जी ने अभी बात रखी उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, और इन्होंने ये बताया कि भाई जो सामाजिक संगठन है वो मुद्दों को उठा तो सकते हैं, लेकिन मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन जो उसको सॉल्व है वो तो सरकार ही करती है। सही है ना जी? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय देश के अंदर किसकी सरकार है? बताइए, किसकी सरकार है? तो अगर बीजेपी की सरकार है, भाजपा की, तो इसमें रामविलास पासवान जी मंत्री हैं, इसमें सिमरनजीत सिंह कौर मंत्री हैं, तो ये तो भाजपा के नहीं है, तो फिर ये मंत्री क्यों है अगर सरकार भाजपा की है? क्योंकि सरकार जो है वो एनडीए की है, भाजपा की नहीं। सरकार एनडीए की है, और एनडीए की परिभाषा है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उसमें भाजपा है, और भाजपा के नेतृत्व में 42 अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो पूरी तरह से जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग लोगों ने बनाए हुए हैं। उदाहरण के रूप में उसमें रामविलास पासवान जी की एलजेपी है, उसमें जो कुर्मी भाई हैं उनकी जनता दल यूनाइटेड है, उसमें हमारे निषाद भाइयों की निषाद पार्टी है, उसमें हमारे पटेल भाइयों का अपना दल है, उसमें जो है हमारे जाट भाइयों का जेजेपी है, हमारे दूसरे जाट भाई हनुमान बेनीवाल जी हैं, आरएलपी वो है। इस तरीके से उसमें 42 राजनीतिक दल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पक्ष में कानून क्यों नहीं बनते हैं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, कम से कम भी एक हमेशा एक प्रश्न आता है कि भाई हम में एकता नहीं है। यही बोलते हैं ना जी, हम ये बोलते हैं कि हम में एकता नहीं है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे मौजूद लोगों ने लोकसभा चुनाव में कितने लोगों ने भाजपा को वोट दिया? जो अभी पार्टी आपने बनाई है उसका क्या उद्देश्य रहेगा और क्या फ्यूचर प्लान है? देखिए, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। आज हमारे जो महावीर ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में झंडारोपण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें मुझे आज आके झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले 15 अगस्त की सभी आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आपने आरजेपी सत्या के जो विचार हैं वो एक लाइन पर चलने वाली पार्टी है कि ना किसी के अधिकार को हम मारेंगे और ना ही अपने अधिकार को मारने देंगे। एक सवाल, आपने 2001 में फूलन देवी की हत्या का कारण रहा जो आपने फूलन देवी की हत्या की? देखिए, जो सन 2001 में फूलन देवी हत्याकांड में मेरा नाम आया, जिसके कारण करीब 13 साल 14 साल के करीब मैं यहाँ दिल्ली तिहाड़ जेल में और दूसरी जेल में रहना पड़ा मुझे। और कोर्ट में अभी जो है केस वो विचाराधीन है, और जो हमारी माननीय अदालत है, जो हमारे ऑनरेबल जज हैं, वो आप समझिए कि भगवान का एक रूप होते हैं। और मैं उनके फैसले में कोई हस्तक्षेप करूं या उसमें अपने कोई विचार आज प्रकट करूं तो ये उनका अपमान है। तो क्योंकि केस अभी विचाराधीन है हाई कोर्ट में, तो मैं अभी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उसमें मेरा नाम आया, जिसके कारण बड़ी परेशानियां जो है मुझे और मेरे परिवार को झेलनी पड़ी। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऊपरी अदालत से मुझे न्याय मिलेगा और मैं बाइज्जत भरी हो जाऊँगा। पृथ्वीराज चौहान की हत्या जब आप लेने गए थे तो कितनी उम्र होगी जब आपकी? देखिए, जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है, जिस पर जूते चप्पल मारकर तालिबानी लोग जो है उनका अपमान करते हैं। तो सन 2004 में तिहाड़ जेल से मैं एस्केप हुआ, जो आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है। और तिहाड़ जेल से निकलकर संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट बना रांची झारखंड से, और फिर बांग्लादेश दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में पहुंचा, जो वहां की राजधानी है। और फिर मैं काबुल, गजनी, कंधार, हेरात और भी कई अन्य जगहों पर मैंने पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को खोजा। और फिर आखिरी में गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे मुझे उनकी मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान जी की, चंद्रबरदाई की, तीनों की कब्र और समाधि जो है वो मुझे मिली, जिसको मैंने कई प्लानिंग पहले लगाई, जिसमें मैं 2 बार पकड़ भी लिया गया, बहुत बार जीवन खतरे में भी डाला, लेकिन आखिरी में ईश्वर की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से मुझे सफलता प्राप्त हुई। और सन 2005-06 में मैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान से वापस आया, और एक स्मारक जो है ज़िला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो है, लोगों ने, क्षत्रिय महासभा ने और जितने भी उस समय देशभक्ति के संगठन थे, उन सब ने मिलकर वहाँ पर एक स्मारक बनवाया। महावीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने आज ध्वजारोहण किया। इस मौके पर शेर सिंह राणा जो है वो बुलाए गए और उन्होंने ध्वजारोहण किया, साथ ही कई लोगों को संबोधित भी किया, जिसके चलते उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में अपनी ही पार्टी खड़ी करें और अपने ही समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं। राजनीतिक दलों में आजकल उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके चलते उन्होंने संदेश दिया कि अपनी एक पार्टी को मजबूत किया जाए और अपना ही एक नेता बनाया जाए, ताकि अपने हक के लिए लड़ा जा सके। साथ ही शेर सिंह राणा का फूलन देवी हत्या से भी कई बार संबंध जोड़ा जा चुका है, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।